प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का परिवेश, जिसके अंतर्गत परिवेश और पारिस्थितिकी इन दो शब्दों का अर्थ भी आपको समझाया जाएगा। जब ये दोनों शब्दावली आप ठीक से समझ जाएंगे तो अगले लेक्चर में लोक प्रशासन का जो परिवेश है, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वो किस रूप में क्रियाशील होती है, उन सब बातों को बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। आज तो हम केवल ये बताएंगे कि परिवेश और पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, मतलब इकोलॉजी और एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं। क्या लोक प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्थाएं या प्रशासन या लोक सेवक वास्तविक रूप में एनवायरमेंट से, परिवेश से, पर्यावरण से प्रभावित होते हैं या नहीं, ये बात हमें देखनी है। तो ये बात निश्चित है, जैसा कि एक विद्वान है इरविंग होरोविज ने 3 प्रकार की दुनियाओं की चर्चा की है, जिसके बारे में मैंने पिछले लेक्चरों में चर्चा कर दी है। वो 3 प्रकार की दुनियाएं कौन सी हैं? पहली दुनिया है पश्चिमी यूरोप। कौन सी है? पश्चिमी यूरोप। दूसरी दुनिया कौन सी है? सोवियत संघ, ठीक है। और तीसरी दुनिया कौन सी है? विकासशील देश, जिसे तीसरी दुनिया कहा जाता है, विकासशील देश या विकासशील समाज। अब वास्तव में चाहे पहली दुनिया हो, चाहे दूसरी दुनिया के देश हो, चाहे तीसरी दुनिया मतलब विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, तीनों ही दुनियाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाएं या प्रशासन या लोक प्रशासन या लोक सेवक भाई निश्चित रूप से परिवेश से, पर्यावरण से, एक ही बात है, एनवायरमेंट से प्रभावित होते ही होते हैं। फिर चाहे वह तीनों दुनिया में से कोई भी दुनिया हो, मतलब चाहे विकासशील देश हो और चाहे विकसित देश हो, भाई प्रशासनिक व्यवस्थाएं निश्चित रूप से परिवेश से, पर्यावरण से प्रभावित होती है। अर्थात किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को समझना हो तो वहां के परिवेश को समझना निहायत जरूरी है। वहां वास्तविक रूप में जैसा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश होगा, उसके अनुरूप ही लोक प्रशासन अपने कार्य करेगा। मतलब उसकी कार्य प्रणाली परिवेश से, पर्यावरण से प्रभावित होगी ही होगी, चाहे वह तीनों दुनिया में से किसी भी दुनिया की प्रशासनिक व्यवस्था हो, फिर चाहे वह अपने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ही क्यों ना हो, जो कि तीसरी दुनिया में अभी आते हैं। हम विकासशील देशों में हमारी गिनती की जाती है, वैसे हम धीरे धीरे विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया यह बात मानने के लिए तैयार है कि भारत अब एक विकासशील देश नहीं रहा, वास्तव में यह विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है। यह बात भी सत्य है, परंतु जैसा किताबों में अभी इसको विकासशील देशों के अंतर्गत ही माना जाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि प्रशासनिक व्यवस्था वास्तविक रूप में परिवेश से प्रभावित होती है। मतलब ये बात पूर्णतया सत्य है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश से, पर्यावरण से लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। इसी बात को हमें आज लेना है, और जिसमें परिवेश और पारिस्थितिकी शब्द, इन दोनों शब्दों को मैं व्यापक रूप में समझाऊंगा। जब ये समझ जाएंगे तो अगला जो लेक्चर होगा लोक प्रशासन का समग्र परिवेश लेंगे और उसके अंतर्गत आप सारी बातें समझ जाएंगे। हालांकि मैं अलग से पारिस्थितिकी उपागम के ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड करूंगा, जो कि इसके बाद में ही लेंगे।
इसके बाद में अगला जो लेक्चर होगा, पहले होगा पारिस्थितिकी उपागम और इसके बाद में लोक प्रशासन का समग्र परिवेश, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी है वो सब बातें आपको समझाई जाएंगी। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जो विद्यार्थी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में, वो हमारे थैंक्स के बटन को दबाइएगा और जो आपकी इच्छा है उस रूप में दक्षिणा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, लोक प्रशासन के परिवेश समझिए। ये डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये बात तो क्लियर होगी कि चाहे प्रशासनिक व्यवस्था विकसित देश की हो या विकासित देश की हो, मतलब तीन दुनिया की बात आ गई। इरविंग होरोविज ने तीन दुनियाओं की चर्चा की है। प्रथम दुनिया पश्चिमी यूरोप, दूसरी सोवियत संघ, तीसरी दुनिया में विकासित देश आते हैं। तो तीनों दुनियाओं की प्रशासनिक व्यवस्थाएं परिवेश से प्रभावित होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है। कैसे ध्यान दीजिएगा, न केवल संवैधानिक परिस्थितियों से ही लोक प्रशासन प्रभावित होता है, बल्कि संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक मतलब कानूनी विधिक परिस्थितियों से लोक प्रशासन की कार्य प्रणाली और ढांचा ये दोनों प्रभावित होता है। मतलब जो प्रशासन होता है वह केवल प्रभावित ही नहीं होता है, बल्कि प्रशासन की कार्य प्रणाली और प्रशासन के ढांचे को भी वास्तविक रूप में ये सभी परिस्थितियां, मतलब संवैधानिक, कैसा संविधान है, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और विधिक या कानूनी परिस्थितियां उसे प्रभावित करती है। मतलब इस परिवेश से, इस पर्यावरण से, इन सभी परिस्थितियों से लोक प्रशासन या प्रशासन या लोक सेवक वास्तविक रूप में प्रभावित होते हैं, उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, उनका ढांचा प्रभावित होता है। इसी के बारे में ये कहा जाता है कि वास्तविक रूप में परिवेश और लोक प्रशासन का वास्तव में पारस्परिक संबंध होता है। अर्थात परिवेश का सीधा सा अर्थ ही ये है पारस्परिक संबंध। ये पारस्परिक संबंध किसमें होता है? रचना और वातावरण के बीच। रचना का मतलब जो लोक प्रशासन या प्रशासन है, और वातावरण का मतलब वहां पर किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, विधिक व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत की बात करेंगे और हम यहाँ पर यदि मान लीजिएगा सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो हमारे यहाँ आप स्वयं देखिएगा क्या जाति, भाषा और धर्म से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था या हमारा लोक प्रशासन या हमारे लोक सेवक प्रभावित नहीं होते हैं? जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता से हमारे प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित होते हैं कि नहीं? प्रभावित होते हैं। इसलिए आप कहेंगे कि परिवेश का मतलब होता है पारस्परिक संबंध, और पारस्परिक संबंध किसमें होता है? रचना और वातावरण के बीच। और रचना और वातावरण का मतलब होता है प्रशासन और जो ये परिस्थितियां हैं इनके बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे ही एक प्रकार से यहाँ पर लोक प्रशासन के परिवेश की संज्ञा दी जाती है। लोक प्रशासन के परिवेश की संज्ञा दी जाती है। मुझे विश्वास है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आगे मैं, कि विशेषकर यूपीएससी एग्जाम में कॉलेज, स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट में निश्चित रूप में पूछा जाता है, विद्यार्थी गलती करते हैं। एक विद्वान है गॉस, क्या बोल रहा हूं मैं? गॉस ने लोक प्रशासन में परिवेशीय परिप्रेक्ष्य का महत्व स्थापित किया है। सबसे ज्यादा महत्व स्थापित किसने किया है? गॉस ने। कहा? लोक प्रशासन ने परिवेशीय परिप्रेक्ष्य का महत्व स्थापित किया है। किसने किया है? गॉस ने। एग्जाम पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है कि प्रथम बार सरकारी कार्य को पर्यावरण से संबंध करने की धारणा का समर्थन किया। मतलब वास्तविक रूप में सरकारी कार्य पर्यावरण से प्रभावित होता है। पर्यावरण से संबंधित जिसने किया है वो विद्वान भी गॉस ही है। मतलब गॉस ने सबसे पहले बात बताई है
कि सरकारी कार्य वास्तविक रूप में पर्यावरण से अर्थात संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ये बात सबसे पहले किसने कही है? घोष ने ही कही है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन गए हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली बात, परिवेशीय दृष्टिकोण में यह माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवहार जिस प्रशासनिक संस्कृति के भीतर कार्य करता है उसके मूल्यों के अनुरूप ढल जाता है। ध्यान दें, परिवेशीय दृष्टिकोण यह मानता है या परिवेशीय दृष्टिकोण में ये माना जाता है या ये दृष्टिकोण ये बताता है क्या कि प्रशासनिक व्यवहार, भाई जो ये प्रशासक है, लोक सेवक है, प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे भारत के संदर्भ में आईएएस आईपीएस अधिकारी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवहार जैसे एक आईएएस आईपीएस का व्यवहार, प्रशासनिक व्यवहार जिस प्रशासनिक संस्कृति जो एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर होती है, जो प्रशासनिक संस्कृति होती है उसके भीतर कार्य करता है, उसके मूल्यों के अनुरूप ढल जाता है। मतलब वास्तविक रूप में ये परिवेशीय दृष्टिकोण ये कहता है कि जो प्रशासनिक व्यवहार होता है वह प्रशासनिक संस्कृति के भीतर कार्य करता है और उसके मूल्यों के अनुरूप ढल जाता है। अब भारत की बात यहाँ की जाए तो वास्तविक रूप में हमारी जो प्रशासनिक संस्कृति है, मुझे बताइएगा क्या यहाँ पर जो प्रशासक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, क्या भाई भतीजावाद नहीं करते हैं? क्या यहाँ लाल पिताशाही नहीं है? क्या यहाँ पर रिश्वतखोरी नहीं है? ये सब बातें हैं कि नहीं? ये सब बातें हैं। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवहार है उसी प्रशासनिक संस्कृति के भीतर ढल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विकासशील समाजों के अंतर्गत एक तरफ आधुनिक संगठन भी है और दूसरी तरफ पारंपरिक संगठन भी है। पारंपरिक संगठन का मतलब ये हो गया कि हमारे भारत का उदाहरण मैं दूं तो हमारे यहाँ पर वास्तविक रूप में जो प्रशासक होते हैं उनकी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से उनको चुना जाता है, परंतु उनका जो चयन किया जाता है वह किसी न किसी रूप भाई भतीजावाद से प्रभावित होता है, जिसमें दोनों बातें सम्मिलित हो जाती हैं। ये बात नोट कीजिएगा। इसके बाद में अगली बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। मैंने तीसरा जो लेक्चर अपलोड किया था विकासशील समाजों में लोक प्रशासन, फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के विचार, इस नाम से लेक्चर अपलोड किया है। तो वहां पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ मैं केवल संकेत दे रहा हूँ। क्या फ्रेड डब्ल्यू रिक्स भी लोक प्रशासन में परिवेश उपागम के अग्रणी प्रतिपादकों में से एक है। मतलब फ्रेड डब्ल्यू रिक्स भी लोक प्रशासन में परिवेश उपागम के अग्रणी समर्थकों में या अग्रणी प्रतिपादकों में से एक माने जाते हैं। अब इसके लिए जब मैं आपको पारिस्थितिक उपागम बताऊंगा तब सारी बातें समझा दूंगा। बाकी फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के विचार आपको समझने हो विकासशील समाजों के लोक प्रशासन के बारे में तो मैंने पिछले वाला लेक्चर अपलोड किया है, आप लिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दो बात आगे यहाँ परिवेश और पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, मतलब एनवायरमेंट इकोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, पर्यावरण भी कह सकते हैं इसको, परिवेश। वैसे मैं अगर सामान्य रूप में आपको समझाऊं मेरे शब्दों में तो परिवेश में, पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, ये सारी की सारी बातें आ जाती हैं और जो तंत्र इनको क्रियाशील करता है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। जो तंत्र इनको क्रियाशील करता है वो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। परंतु चूंकि हम तो किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम तो लोक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं, तो लोक प्रशासन के संदर्भ में ही परिवेश और पारिस्थितिकी का अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दें, परिवेश का मतलब क्या है, जो आवेष्टित करता है, मतलब जैसे मान लीजिएगा भूमि है, ठीक है, वायु है, जल है, ठीक है, जो आवेष्टित करता है, घेरे हुए है, विशेषकर किसी जीव आदि के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी दशाएं और पड़ने वाले प्रभाव। तो मुझे बताइएगा किसी जीव आदि के जीवन और विकास को क्या भूमि, वायु,
जल, आकाश, तापमान, ये सब प्रभावित करते हैं कि नहीं? प्रभावित करते हैं। तो यही एक प्रकार से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, परिवेश कहलाता है। तो डेफिनेटली जो लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन क्या इससे प्रभावित नहीं होगा? मतलब जो लोक सेवक होते हैं, प्रशासक होते हैं, क्या इससे प्रभावित नहीं होंगे? क्या भूगोल से प्रभावित नहीं होते हैं? वहां का जो परिवेश होता है, उस परिवेश में सारी बातें आ जाती हैं। भाई भूमि से प्रभावित होता है, वायु से भी प्रभावित होता है, जल से भी प्रभावित होता है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगला है पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? जीव और उनके परिवेश, जीवों और उनके परिवेश के बीच पारस्परिक संबंधों का जीव विज्ञान है ये। मतलब वास्तविक रूप में जो पारिस्थितिकी है, उसमें जीवों और उनके परिवेश के बीच, परिवेश मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण में मैंने क्या कहा था कि भाई इसके अंतर्गत पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि आ जाते हैं। तो ये जो आ जाते हैं, इनकी तरफ संकेत है। मतलब जीवों और उनके परिवेश, परिवेश मतलब यहाँ पर पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि आ जाते हैं। तो जीवों और उनके परिवेश के बीच पारस्परिक संबंधों का जीव विज्ञान, यही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो वास्तविक रूप में अब इनको हम व्यापक रूप में समझना चाहें तो ध्यान दें, पारिस्थितिकी में वस्तु और उसके परिवेश के बीच संबंध पक्ष स्पष्ट होता है। आप ध्यान देंगे, मतलब यहाँ तक ही बात क्लियर नहीं हुई है तो मैंने यहाँ अलग से इतने आसान शब्दों में नोट किया और समझाऊंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। पारिस्थितिकी में मतलब जो अर्थ यहाँ बताया, पारिस्थितिकी में वस्तु और उसके परिवेश के बीच संबंध पक्ष स्पष्ट होता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ किसी भी वस्तु को ले लीजिएगा, वह वस्तु वास्तव में परिवेश से, पर्यावरण से प्रभावित होती है और इसमें उनके बीच का जो संबंध पक्ष होता है वो स्पष्ट होता है, यद्यपि यह परिवेश में अंतर्निहित है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो ये जो पारिस्थितिकी की बात आ रही है, ये परिवेश में भी अंतर्निहित हो जाता है, परंतु यह अधिक स्थायी है। अर्थात यहाँ जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, वो अधिक स्थायी है। इसमें आप स्वयं मतलब एक प्रकार से मानवीय इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग का यहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसको तोड़ मरोड़ सके, परिवर्तित कर सके, इतना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये अधिक स्थायी है। जो पारिस्थितिकी है वो अधिक स्थायी है। परिवेश के साथ छेड़खानी की जा सकती है। परिवेश के साथ छेड़खानी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा मेरे कमरे का टेम्परेचर यहाँ अभी 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ एसी लगा दिया जाए तो फिर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। तो परिवेश को हमने यहाँ का परिवेश जो मेरे कमरे का परिवेश है इसको बदला या नहीं बदला? बदला। इसका मतलब ये वास्तविक रूप में इतना स्थायी नहीं है जितना पारिस्थितिकी है। परिवेश को बदला जा सकता है। तो इसलिए आप नोट करेंगे, परिवेश के साथ छेड़खानी की जा सकती है। यह उसके मतलब पारिस्थितिकी के, यह उसके का मतलब पारिस्थितिकी, यह उसके मुकाबले कम स्थैतिक है। मतलब ये कम स्थायी है, अर्थात इसमें छेड़खानी की जा सकती है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आज आप सब देख सकते हैं कि चीन जैसे देश है वो वास्तविक रूप में एक प्राकृतिक रूप में तो चंद्रमा ही है, लेकिन वो कृत्रिम चंद्रमा बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार से छेड़खानी ही की जा रही है। ठीक है, परिवेश के साथ छेड़खानी की जा सकती है, यह उसके मुकाबले कम स्थैतिक है। मतलब यहाँ परिवर्तन किया जा सकता है। इसके बाद में अगली जो बात आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है, परिवेश। परिवेश दो प्रकार का हो सकता है। जो एनवायरमेंट होता है वो एनवायरमेंट दो प्रकार का हो सकता है, भौतिक और मानवीय। क्या? भौतिक और मानवीय। भौतिक के अंतर्गत आप वास्तविक रूप में पृथ्वी, वायु, जल इनको ले सकते हैं, जबकि मानवीय के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक आदि तत्वों को ले सकते हैं। किसमें ले सकते हैं? मानवीय परिवेश में। तो वास्तविक रूप में जो लोक प्रशासन होता है या जो
प्रशासक होते हैं, लोक सेवक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो वास्तविक रूप में परिवेश से, परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और उस परिवेश के अनुरूप ही ये अपने कार्य करते हैं। उस परिवेश के अनुरूप ही इनकी कार्य प्रणाली ढल जाती है और वास्तविक रूप में जो प्रशासनिक व्यवहार जिस संस्कृति के भीतर कार्य करता है उसके मूल्य के अनुरूप वो ढल जाता है और ये प्रशासनिक संस्कृति तय करती है ये परिस्थितियां। क्या कहा है मैंने? ये परिस्थितियां तय करती है कौन? ये परिस्थितियां, मतलब जो ये ढांचा है इसको ये परिस्थितियां तय करेंगी। अर्थात यहाँ पर जो ये मूल्य है, जो ये प्रशासनिक संस्कृति है, उस प्रशासनिक संस्कृति को, मूल्यों को ये परिस्थितियां, ये परिवेश तय करता है और उसके अनुरूप भी प्रशासनिक व्यवहार किया जाता है। तो आप देखेंगे कुछ देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत बिल्कुल भी लाभविताशाएं नहीं होती है, वहां पर कार्य धीमी गति से नहीं किया जाता, तीव्र गति से किया जाता है। जैसे विकसित देशों के अंतर्गत, विकासशील देशों की बात है, जैसे भारत की बात आती है तो यहाँ पर लाभविताशाएं मौजूद है, कार्य धीमी गति से किया जाता है, भ्रष्टाचार भी मौजूद है, रिश्वतखोरी मौजूद है, भाई भतीजावाद मौजूद है, पक्षपात किया जाता है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो किसी न किसी रूप में संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक परिस्थितियों से, परिवेश से, पर्यावरण से प्रभावित होती है। क्लियर? ये होया लोक प्रशासन का परिवेश, जिसमें केवल हमने दो बातें दी हैं, परिवेश और पारिस्थितिकी का अर्थ। कल का जो लेक्चर होगा वो होगा पारिस्थितिकी उपागम के संदर्भ में, जिसमें कि पारिस्थितिकी को हम व्यापक रूप में समझाएंगे। यहाँ तक केवल इसकी पृष्ठभूमि तय की है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्यारे विद्यार्थी आज हम ये बात समझ गए होंगे। लोक प्रशासन वास्तविक रूप में परिवेश से, पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। मतलब जो लोक सेवक होते हैं, मतलब जो प्रशासक होते हैं, मतलब जो लोक सेवक होते हैं। कैसे? जैसे भारत के संदर्भ में आप आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को ले सकते हैं। तो ये डेफिनेटली परिवेश से, पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और परिवेश और पर्यावरण से प्रभावित होते हुए कार्य करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आज का जो लेक्चर है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।